हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज का ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ अपने साथियों के लिए जो कि हमारे साथ ESM फेज़ 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट फ्राइडे को, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि सर ने इंटीमेट कर चुके हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपको शायद 50 मिनट का ही टाइम मिलेगा। इसका मतलब है एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है वो सर ने बता रखी है कि सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो होंगे वो आपके असाइनमेंट 90% क्वेश्चंस जो होंगे वो असाइनमेंट से होंगे। तो आज के इस पेपर में या आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को एक क्रम से स्टडी करेंगे। जैसे तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हम लोगों का पहला असाइनमेंट मिला था ST 1, 2, 3 and 4। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एक क्रम से स्टडी करते हैं। मैंने उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को एक जगह पर नोट कर रखा है। एक एक करके हम उनको पढ़ते हुए चले जाएंगे और उनको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव से दूसरे ऑब्जेक्टिव का आंसर हम लोग पता करते चले जाएंगे। जैसा पहला सेट जो था ST 01, ये सबसे बेसिक है, हमारे रेलवे के संगठन के बारे में बताता है, जिसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको अपने डिपार्टमेंट SNT है ना, यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड का नाम पूछा जाता है। तो इसके हेड का जो नाम है वो आपका वरिष्ठ मंडल अभियंता। ये पहला क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव का पहला ST 01 असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन था कि SNT का जो मुखिया होता है वो कौन होता है। तो उसका सही ऑप्शन जो आपका होगा वो वरिष्ठ मंडल अभियंता। ठीक। दूसरा आपका क्वेश्चन जो है वो लीव से रिलेटेड है ना। आपको पता है कि आपके जो रेलवे है उसमें आपको कई तरीके की लीव मिलती है, जैसे कैजुअल लीव मिलती है ना, और लीव ऑन एवरेज पे मिलती है, हाफ पे मिलती है, कई तरीके की लीव्स आपको मिलती हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आधे दिन की लीव ऑन एवरेज हाफ पे है ना, इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो कितने दिन की है? 20 दिन की है। जनरली अगर हम CL की बात करें तो CL आपके 12 दिन की होती है ना। जो आपकी LFS होती है या मतलब LAP कह सकते हैं, ठीक है ना, या ट्रेनीज पर LFS मिलता है, फुल स्टाइपेंड है ना। तो LFS जो होती है ये भी आपके कितने दिनों की होती है? हम लोगों को ट्रेनीज़ को जो LFS मिलती है वो भी 12 दिनों की मिलती है। ठीक। और CL आप कितने दिनों की मिलती है? LAHP जो आपकी होती है वो 20 दिनों की होती है। तो इन तीनों चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। 3 में से कोई एक आध क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है पेनाल्टी। ठीक, पेनाल्टी। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी में कोई गलती होने पर आपके साथ 2 प्रकार की पेनाल्टी लगाई जा सकती हैं, मेजर पेनाल्टी एंड माइनर पेनाल्टी। टोटल आपकी 11 पेनाल्टीज होती हैं, जिसमें से 5 मेजर होती हैं, ठीक है ना, और 6 जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? माइनर पेनाल्टी होती हैं। हाँ, मेजर पेनाल्टी को देने के लिए आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कितनी मेजर पेनाल्टीज होती हैं और कौन से फॉर्म के द्वारा आपको दी जाती हैं। तो मेजर पेनाल्टी को भराने के लिए आपका SF5 और माइनर पेनाल्टी को भराने के लिए आपका SF11 का यूज़ किया जाता है। ये आपकी पेनाल्टी पर होते हैं। जैसे कोई दुर्घटना होती है और उस पर जांच होती है कि आपके खिलाफ या आपकी वजह से हुआ या आपकी लापरवाही, केयरलेसनेस या जो भी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से जो आपके ऊपर चार्जशीट होती है वो इन्हीं फॉर्म्स के द्वारा सबमिट की जाती है। SF5 मेजर के लिए, SF11 माइनर के लिए। याद रखिए टोटल आपकी 11 पेनाल्टीज होती हैं, 5 बड़ी और 6 छोटी होती हैं। बड़ी पेनाल्टी यानी मेजर पेनाल्टी को देने के लिए SF5 और छोटी पेनाल्टी को देने के लिए SF11 का यूज़ किया जाता है। ठीक। इसके बाद आपका आता है PTO का फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो PTO आपका एक आपको प्रिविलेज टिकट ऑर्डर या पास ऑर्डर मिलते हैं। तो PTO का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ठीक है ना। आपको और भी बहुत सारे फुल फॉर्म्स आपको याद करने हैं जो आपके रेलवे में दिए गए हैं, जैसे CRB, ठीक है ना। CRB का मतलब चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। GM जनरल मैनेजर। ठीक। ऐसे बहुत सारे हैं। JE जूनियर इंजीनियर, SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ADST एडिशनल डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, DST है ना। इस तरीके के आपके बहुत सारे क्या कहते हैं
फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म को जरूर स्टडी कर लिए। 1 या 2 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से भी पूछे जाएंगे, ज़रूरी हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं ST2, जिसमें हम लोगों के भंडारण संबंधी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनको हमें अभी ऑब्जेक्टिव को स्टडी करना है। चलिए अब हम लोग आते हैं ST02, है ना, जिसमें आपके औजार, भंडारण, इन सभी चीज़ों की प्राथमिक उपचार, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो देखिए भंडारण के लिए जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि ज्वलनशील पदार्थ, है ना, जिसमें पेट्रोल, डीजल आदि आते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए भंडारण जो होता है वो 2 तरीके का होता है। कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो बहुत ही ईजिली इन्फ्लेमेबल होती हैं। इन्फ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील होती हैं, है ना। तो अगर जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको हमेशा अलग भंडारण किया जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर गलती से कभी उसमें आग लगती है तो वो एक विकराल रूप धारण कर सकती है। इस वजह से ज्वलनशील पदार्थों को अन्य सामानों से अलग भंडारण की व्यवस्था की जाती है हमारे भंडारण गृहों में या स्टोर रूम्स में। ठीक, दूसरी बात, अगर कभी दूसरा क्वेश्चन था आपका कि अगर कभी आग लग जाती है तो हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होती है? तो हमारी सबसे पहली कोशिश जो होती है वो होती है जान एवं माल की सुरक्षा करना। यानी अगर आग लगती है तो हमारा पहला एम जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति हताहत ना हो, है ना, उसकी डेथ ना हो, उसको चोट ना लगे, उसको सुरक्षित करना। सेकेंड, जितनी चीज़ें आप रेलवे की या जो भी चीज़ें वहाँ पर बचाने लायक हैं उसकी सुरक्षा करेंगे। ये आपका सबसे पहला एम होना चाहिए जहाँ पर आग लगी होती है। ठीक, तीसरी चीज़ आपकी आती है कि जो हम लोग आग बुझाते हैं तो उसके लिए बहुत से तरीके के आपके फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, आग बुझाने वाले यंत्र, आग बुझाने वाले यंत्र जिन्हें हम लोग कहते हैं अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें एक आपका केमिकल पाउडर टाइप होता है, एक सोडा टाइप होता है, सोडा एसिड टाइप, है ना। तो याद रखिएगा, जब भी आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, है ना, या बैटरी रूम के आसपास हो या बिजली की मोटर में हो, ठीक है ना, या इस तरीके की जब आग हो, तो यहाँ पर कभी भी याद रखिएगा, यहाँ कभी भी वाटर का या सोडा टाइप एसिड का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर टाइप अग्निशामक का यूज़ करते हैं, यानी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। देखिए, जो हम लोग आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं वो 4 तरीके के होते हैं: सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप, ड्राई केमिकल टाइप और CO2 टाइप। 4 तरीके के आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए, सोडा एसिड का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ लकड़ी, कागज़, इन सब चीज़ों में आग लगी होती है, वहाँ पर हम लोग सोडा एसिड टाइप का यूज़ करते हैं। जहाँ पर केरोसिन, पेट्रोल, पेंट, है ना, इन सब में आग लगी होती है, वहाँ पर हम फोम टाइप का यूज़ करते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर टाइप मैंने भी आपको बताया, अगर बैटरी रूम में या मोटर में, है ना, या इन जगहों पर अगर आग लगेगी तो वहाँ पर आप ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का यूज़ करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो होता है, यानी CO2 टाइप जो होता है, ये वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ बिजली से आग लगी हो, है ना, लेकिन बिजली को बंद ना किया जा सके, मतलब कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है और उस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को आप बंद नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, वहाँ पर हम लोग CO2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, इन 4 में से कोई ना कोई ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किस तरीके की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। लकड़ी या कागज़ या इस तरीके की आग होगी, सोडा एसिड टाइप, केरोसिन, पेट्रोल या पेंट की अगर आग होगी तो फोम टाइप, बैटरी रूम, मोटर आदि में अगर आप आग लगी होगी तो वहाँ पर हम ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर ऐसी जगह पर अगर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को आप रोक नहीं सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। देखिए, यहीं से आपसे ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे बिजली के संयंत्रों पर आग लगी हो तो उस पर पानी का प्रयोग करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए, संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का कार्य कर रहे हैं हाई वोल्टेज सर्किट पर,
तो आपके पास रबड़ के दस्ताने, रबड़ की चटाई, इंसुलेटेड औजारों का यूज़ करना चाहिए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो हमेशा याद रखिएगा इनका यूज़ करना आवश्यक है। ठीक, जितने भी इस तरीके के कार्य किए जाएंगे वहाँ पर आप इंसुलेटेड औजारों का ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा जितने भी ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर बताए गए इनका समय समय पर परीक्षण, जांच जरूरी है कि वो सही हालत में है या नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमेशा नहीं होती कि वो हमेशा यूज़ में रहेंगे, वो एक जगह रख दिए जाते हैं। तो उनको समय समय पर परीक्षण ये करना ज़रूरी है कि वो जो चल रहे हैं या नहीं, पता चले किसी दिन इमरजेंसी में आपको ज़रूरत हो और वो काम ही ना करे, है ना। और जहाँ पर भी आपका परिसर है, जहाँ पर भी आपके भंडारण व्यवस्था है, वहाँ पर फर्स्ट एड की क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, यानी फर्स्ट एड हमेशा होना चाहिए। देखिए ST03 है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, इसमें क्या क्या आपके आते हैं, है ना। तो देखिए एक आपका होता है वोल्ट मीटर, है ना, एक आपका है अमीटर, है ना, एक आपका है मेगर, ठीक, और एक आपका ऑसिलोस्कोप, है ना, और फ्रीक्वेंसी मीटर, ऑसिलोस्कोप, है ना, और ऑसिलोस्कोप, अर्थ लीकेज डिटेक्टर, अर्थ लीकेज डिटेक्टर, है ना, और फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक, हम बताते हैं कि इन सब के बारे में, इनका यूज़ कहाँ पर करना है, कैसे करना है। जैसे सबसे पहले आपका आता है वोल्ट मीटर, है ना। तो देखिए सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, यानी ये आपका निकालता है या बताता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी भी सर्किट में हमें या किसी भी पॉइंट के अराउंड निकालना है ना, तो जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? पैरेलल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का यूज़ क्या नापने के लिए किया जा सकता है, या वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते समय उसे किस क्रम में जोड़ते हैं, या तो सीरीज़ में या पैरेलल में। तो याद रखिएगा जो आपका वोल्ट मीटर होता है ये हमेशा किस में जोड़ा जाएगा? पैरेलल में जोड़ा जाएगा, यानी समांतर में जोड़ा जाएगा। समांतर में जोड़ने का कारण आपका ये होता है कि जब भी हम दो एंड्स पर लगाते हैं, है ना, जहाँ से भी आपकी करंट डिवाइड होती है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में आएगा वही यहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक, तो जितना ज़्यादा जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस हमें नापना होता है, उन दोनों एंड्स के पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को सेट करते हैं। इसी प्रकार से आपका अमीटर होता है। तो अमीटर जो होता है ये आपके करंट को मेज़र करता है। अगर किसी भी सर्किट में करंट आपकी जा रही है ना, तो सर्किट में हमें करंट को अगर मेज़र करना है, ठीक है ना, तो अमीटर जो होता है वो हमेशा उस सर्किट को ब्रेक करके उसके सीरीज़ में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, जब सीरीज़ में जोड़ेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको क्या बताती है? करंट रीडिंग बताती है। तो करंट चूंकि जो होती है वो आपकी सीरीज़ में फ्लो करती है, सीरीज़ में एक सीरीज़ में जितने भी चीज़ें जुड़ी होंगी सब में समान करंट जाएगी। ठीक है ना, हाँ, क्या कहते हैं, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है लेकिन करंट जो होती है वो हमेशा समान रहती है। इस वजह से अमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है? सीरीज़ में जोड़ा जाता है। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे दो बनते हैं। पहला आपका पूछा जाता है वोल्ट मीटर का यूज़ क्या मेज़र करने के लिए किया जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अमीटर का यूज़ क्या मेज़र करने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा करंट को मेज़र करने के लिए किया जाता है। ठीक, दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जब हम इसको वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं तो कैसे उसको हम लोग सर्किट में, परिपथ में जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाएगा और जो आपका एमीटर होगा ये आपका सीरीज़ में जोड़ा जाएगा। ठीक है, सीरीज़ में जोड़ा जाएगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं मेगर और ऑसिलोस्कोप की। तो मेगर जो होते हैं, मेगर, देखिए मेगर जो होता है, मेगर आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो केबल के वोल्टेज को, सिग्नलिंग केबल या टेलीकॉम दोनों जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है एनालॉग और डिजिटल। याद रखिएगा वोल्ट मीटर और मीटर भी एनालॉग और डिजिटल दोनों ही फॉर्म में आते हैं। दोनों का काम एक ही जैसा होता है। एनालॉग में केवल आपके जो आपका रीडिंग होती है वो एक स्केल के थ्रू आती है, और जबकि जो
डिजिटल होता है उसमें आपका एक स्क्रीन पर डायरेक्टली वो वैल्यू लिख करके आती है, इतना ही अंतर होता है एनालॉग और डिजिटल में। सेम वही चीज़ मेगर में होता है। तो जो हम लोग सिग्नल, देखिए मेगर कई तरीके के आते हैं, अलग अलग रेंज के आते हैं, 100, 250 और 500 वोल्ट के, है ना। तो जो हम लोग अपने सिग्नल डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं सिग्नलिंग केबल के इंसुलेशन के लिए, ठीक, वो आपका 500 वोल्ट का होता है। और जो टेलीकॉम में यूज़ किया जाता है वो 100 और 250 वोल्ट का यूज़ किया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सिग्नलिंग केबल के लिए मेगर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, सिग्नलिंग केबल के लिए वो कितने वोल्ट का होता है। तो याद रखिएगा सिग्नलिंग केबल के लिए जो मेगर यूज़ किया जाता है वो 500 वोल्ट का होता है, टेलीकॉम के लिए 100 वोल्ट और 250 वोल्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑसिलोस्कोप, है ना। ऑसिलोस्कोप का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। ऑसिलोस्कोप होता है क्या, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कैथोड किरण कंपनदर्शी, है ना। इसमें आपकी एक प्लेट होती है, एक इलेक्ट्रिक प्लेट, मैग्नेटिक प्लेट और इलेक्ट्रॉन्स को भेजा जाता है ना, उस पर अप्लाई किया जाता है। तो उसके थ्रू हम करते क्या है, इसका यूज़ यहाँ पर क्यों करते हैं, तो याद रखिए यहाँ पर इसका यूज़ जो होता है, दो मेन कारण होते हैं, जो दो दी गई सप्लाई होती हैं, है ना। पहली बात तो एक अल्टरनेटिंग जो एसी करंट आ रहा है जिसके मान हमें पता नहीं है, उसका मान ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। उनकी फ्रीक्वेंसी की तुलना करने के लिए इसका यूज़ मेनली किया जाता है। इसके अलावा आपके बहुत से अलग अलग क्या कहते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड है ना, उसमें या अलग अलग क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद आपका आता है फ्रीक्वेंसी मीटर। तो फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज़ जो होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज है या जो अप्लाइड आपकी सप्लाई आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने के लिए किया जाता है। और जो अर्थ लीकेज डिटेक्टर होता है, ये केबल के इंसुलेशन को ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। केबल इंसुलेशन ज्ञात करने के लिए इसमें आपकी एक वैल्यू दी गई होती है ना, एक फिक्स लिमिट होती है, और जब उससे कम पड़ जाता है तो हूटर बजने लगता है ना, उससे हमें पता चल जाता है कि उसका जो इंसुलेशन है वो कम हो चुका है, ठीक है ना, और उसको हम सही कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है चौथा है ना, जो कि मेनली आईपीएस बैटरी और इन सबसे रिलेटेड है, ठीक। इसके केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका असाइनमेंट में दिया गया था कि पूरी तरीके से जो चार्ज लेड एसिड बैटरीज होती है ना, लेड एसिड बैटरी जब ये फुल चार्ज होगी तो उसका वोल्टेज जो होता है वो 2.2 वोल्ट होता है ना। और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1210 ±5 लिया जाता है ना, यानी इससे 5 कम या ज़्यादा हो सकती है। कहने का मतलब होता है 1205 से लेके 1215 के बीच में हो सकती है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है। तीसरा आपका आता है लेड एसिड बैटरी की जो एंड पॉइंट वोल्टेज। एंड पॉइंट वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है 1.85 वोल्ट, ठीक। दूसरा आपका आता है, दो तरीके की सेल होती हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होती हैं, प्राइमरी सेल आपकी वो सेल होती हैं जो एक बार यूज़ होती हैं और उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी उनमें दोबारा हम लोग एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, एक बार यूज़ और उसके बाद वो बेकार, है ना। सेकेंड आपकी आती हैं जो आपकी सेकेंडरी सेल्स होती हैं, है ना। सेकेंडरी सेल्स आपकी वो सेल्स होती हैं जिनको हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं और उनको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन था कि प्राइमरी सेल्स की टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो प्राइमरी सेल की टेस्टिंग के लिए हम लोग 10 ओम के रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग उसके पैरेलल में लगा करके यूज़ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया था, आईपीएस में प्रत्येक किए गए एसएमआर की करंट क्षमता क्या होती है ना। तो जो आईपीएस होता है इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, इसमें जो एसएमआर यूज़ किया जाता है उसकी क्षमता 20 एम्पियर की होती है, ठीक। उसके बाद आपका दिया गया था किसी बैटरी से उसकी कैपेसिटी का कितना लोड लिया जा सकता है। तो देखिए बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो हमेशा AH या MAH में दी गई होती है ना, एम्पियर आर, ठीक है ना। तो किसी भी बैटरी से जो लोड लिया जा सकता है उसकी क्षमता AH/10 कितना लिया जा सकता है, AH/10। किसी भी बैटरी की जो कैपेसिटी दी गई होगी एम्पियर आवर्स में, उसके बटा 10 उससे मैक्सिमम क्षमता जो है वो लोड लिया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा था कि जो बैटरी चार्जर होता है, ठीक है ना, जो बैटरी चार्जर हम लोग यूज़ करते हैं अपने आईपीएस में, ठीक है ना, बैटरी चार्जर, ठीक। तो बैटरी चार्जर जो होता है
ठीक, उसकी इनपुट वोल्टेज रेंज जो होती है वो कितनी होती है कि जब बैटरी चार्जर काम जो करता है वो 220-30 वोल्ट पर करता है, लेकिन उसकी इनपुट रेंज कितनी होती है, वो आपकी होती है 160 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट। ये आपकी जो होती है बैटरी चार्जर की आपकी रेंज होती है, जिस रेंज पर वो कार्य करता है। देखिए ST5 है ना, ST5 में आपका जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप या अदर टाइप, उसमें सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, एक आपका रेजिस्टेंस दिया गया है ना। अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को जो कॉम्बिनेशन होता है दो तरीके से होता है, या तो आप सीरीज़ में जोड़ेंगे है ना, या पैरेलल में। किस में जोड़ेंगे, सीरीज़ या पैरेलल, है ना। सीरीज़ का मतलब होता है एंड टू एंड, है ना, जहाँ से एक रेजिस्टेंस समाप्त होगा वह उसके एंड से दूसरा रेजिस्टेंस आपका जो शुरू हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि सभी रेजिस्टेंस लगने वाले एक ही पॉइंट से चलें और एक ही पॉइंट पर समाप्त हों। ठीक, ये आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, हम 2 की जगह 3 कर लेते हैं। ठीक, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, मान लेते हैं ये R1, ये R2 और ये R3 है। ठीक, ये R1 R2 और ये R3 है। अगर यहाँ पर हमने V वोल्ट अप्लाई किया है और इसमें करंट आई जा रही है, तो इसमें भी करंट आई जा रही है ना। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है या समानता क्या होती है, क्या डिफरेंस आता है दोनों में। देखिए जब भी ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगी, तो देखिए करंट को फ्लो करने के लिए एक समान परिपथ मिल रहा है, कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रही, कहीं कोई भी जंक्शन नहीं है, इसलिए करंट सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी और इसमें भी आई जाएगी। लेकिन है ना, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लगा होगा ये कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो यूज़ करेगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कुछ अलग आएगा, यहाँ कुछ अलग आएगा। ठीक, सेम उसी तरीके से इस जो पैरेलल कनेक्शन होगा, जिसे हम लोग समांतर कहते हैं, है ना, या पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये करंट यहाँ से आएगी, यहाँ आई, यहाँ पर एक जंक्शन मिल रहा है, यहाँ से करंट 3 पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर हम मान लेते हैं I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, यहाँ I3 जाएगा, लेकिन सबके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या होगा, समान होगा। ठीक, सबके अक्रॉस वोल्टेज आपका क्या होगा, समान होगा। ये सीरीज़ में, ये पैरेलल में। तो याद रखिएगा जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़े होते हैं तो करंट सेम होती है, करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ठीक, और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब चूंकि V बराबर IR होता है, तो अगर हम मान लें कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R के बराबर है, तो IR बराबर आपका हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर आपका आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबके सम के बराबर होता है। ठीक, और जब पैरेलल होता है ना, तो देखिए पैरेलल में हमने आपको क्या बताया कि I जो होता है, अब यहाँ पर देखिए एक आपका रूल लगता है जो हम लोग कहते हैं KCL, है ना, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ आपका जो कहता है वो यही कहता है ना, किसी भी जंक्शन पर, है ना, अगर एक जंक्शन है और वहाँ पर करंट आ रही है और वहाँ से करंट जा भी रही है, तो आने वाली करंट और जाने वाली करंट, है ना, इनका अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। ठीक है ना, या I जो होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। कहने का मतलब होता है किसी भी जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर जंक्शन से बाहर की ओर जाने वाली धाराओं का योग। सेम वही चीज़ यहाँ पर, ये जंक्शन की ओर आ रही है, ये जंक्शन से 3 जा रही है, तो इसका मतलब होगा कि जो I होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। अब V बराबर IR जो फार्मूला होता है, जो हमारा ओम्स लॉ होता है, यहाँ से अगर हम I बराबर निकालेंगे तो V बटे R आएगा। ठीक, तो I जो होगा वो V बटे R हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल वोल्टेज V है और इसका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं क्या है, कैपिटल R है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा V1 बटे R1 प्लस V2 बटे R, सॉरी V1 क्यों, V1 V2 V3 सब बराबर हैं, V बटे R3, V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान R बराबर आपका आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये तीनों वैल्यू आपकी जो है हो जाएंगी। अब आपके में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर दो समान रेजिस्टेंस के तारों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तो याद रखिए अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तो दोनों की वैल्यू R और R हो जाएगी। जब इनको जोड़ेंगे तो 1 अपान R बराबर 2 बाई R
तो है ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, या R' मान लीजिए इसको, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब होता है कि अगर हम दो रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 3 को जोड़ेंगे तो तिहाई हो जाएगा। चलिए देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं इसमें हम लोग फ्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। क्या लगाते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ किस लिए लगाते हैं, फ्यूज़ इसलिए लगाते हैं कि कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट हो, करंट ज़्यादा हो जाए तो फ्यूज़ जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, गल जाता है, और आपका परिपथ जो है वो टूट जाता है, यानी करंट का फ्लो जो है, सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। ठीक, तो अब आपका जो फ्यूज़ होता है, ठीक है ना, पूछा जाता है कि फ्यूज़ में जो वायर लगाया जाना चाहिए उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। तो पहली चीज़, उसकी दो विशेषताएं होनी चाहिए। उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होना चाहिए R, वो हाई होना चाहिए यानी उच्च होना चाहिए, और उसका जो गलनांक है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। गलनांक कम होने का कारण क्या होता है कि देखिए, जब करंट ज़्यादा हो जाएगी, है ना, और R पहले से ज़्यादा है, तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो I²RT होती है ना। हीट एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है वो क्या होती है, I²R×T होती है। करंट ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, और जैसे ही हीट एनर्जी ज़्यादा होगी उसका तापमान उसके गलनांक से ऊपर पहुंचेगा, वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा, और आपकी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए फ्यूज़ जो होना चाहिए, फ्यूज़ वायर जो होना चाहिए वो हमेशा हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, ताकि वो आसानी से पिघल जाए। ठीक, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक, कंडक्टर, है ना। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, सिल्वर होता है। बट हम लोग सिल्वर का यूज़ कम करते हैं क्योंकि सिल्वर महंगा पड़ता है। हम लोग कॉपर और उससे भी ज़्यादा एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम क्योंकि आपके अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसलिए यूज़ करते हैं। कॉपर भी आपका रेयर अर्थ मेटल्स में आता है, इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम लोग कॉपर का यूज़ कम करते हैं। लेकिन मोस्टली जगहों पर सर्किट्स में कॉपर का ही यूज़ करते हैं, और सेकेंड मोस्ट यूज्ड जो एलिमेंट है वो आपका एल्युमिनियम होता है। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी भी तार जिसका व्यास, कॉपर का एक वायर है जिसका व्यास, है ना, डबल कर दिया जाए तो उसमें क्षमता कितनी हो जाएगी, है ना। एक कॉपर की तार जिसका व्यास एक दूसरे कॉपर के वायर के व्यास से 2 गुना है तो उसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, करंट प्रवाहित होने की क्षमता कितनी होगी, है ना। तो याद रखिएगा, जितने गुना व्यास होगा उतनी ही क्षमता गुने होगी, यानी अगर 2 गुना है तो उसकी क्षमता, करंट प्रवाहित करने की क्षमता भी कितनी होगी, 2 गुनी होगी। ठीक, इसके बाद आपके कुछ 4 क्वेश्चन आपके सही और गलत के हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव दिशा में चलते हैं, बिल्कुल सही है ना। कंडक्टर में R बढ़ने पर ताप घटेगा, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ने पर ताप घटेगा, बिल्कुल गलत है। देखिए H बराबर I²R×T होता है, R बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो हीट बढ़ेगी, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है वो गलत होगा। दूसरी बात आपकी करंट, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट का मान व दिशा हमेशा स्थिर होते हैं, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट करंट का मान हमेशा स्थिर रहता है, उसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होती है, नहीं एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक, और सीरीज में प्रत्येक R के समांतर V बट जाता है। तो देखिए, सीरीज में जब R जोड़ते हैं तो सबके समानांतर में V क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, यानी V बट जाता है। ये क्वेश्चन आपका एकदम सही लिखा हुआ है, यानी 4 स्टेटमेंट हैं सही गलत के, है ना। 4 में से आपके 3 सही, 1 गलत है। कंडक्टर में R बढ़ाने पर तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ना कि घटेगा। ये आपका ST 5 हो जाएगा।